और बात करेंगे साहिवाल रेंटल पावर रेफरेंस पर, जिसको रेंटल पावर रेफरेंस के नाम से आम इस्तेलाह में जाना जाता है। तो हुआ कुछ यूँ कि इतने सालों से रेफरेंस चल रहा था और अब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की बरियत की दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए उनको इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। दीगर जो मुलव्विस थे उनको भी बरी किया है, लेकिन खासकर इन दोनों का जिक्र करेंगे क्योंकि बड़ी देर से ये लोग इस रेफरेंस में मुलव्विस थे और इनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी और अब बिलाखिर बरी होना इतने सालों बाद। और इन लोगों ने दरख्वास्त ये की थी कि चूंकि कौमी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है इसलिए इनको बरी किया जाए। एहतसाब अदालत ने बिलाखिर इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इतने साल ये रेफरेंस चला, जो बदनामी हुई, जो साख को नुकसान पहुंचा इसमें मुलव्विस तमाम अफराद की, उनका अजाला कैसे होगा, क्या मुमकिन भी है? तो हम अपने एनालिस्ट के सामने सवाल ये रख रहे हैं कि राजा परवेज़ अशरफ की सालों तक की बदनामी का जिम्मेदार कौन है? ओपन ऑप्शन है सबके पास। मज़हर अब्बास साहब, एक अरसे से अफसोस के साथ बड़ा कहना पड़ रहा है, लेकिन राजा साहब के नाम के साथ रेंटल लगा दिया गया और किस तरह से वो इस्तेमाल हुआ। अब जब वो इल्ज़ामात से बरी हो गए हैं तो कौन कौन अजाला करेगा? क्या इसका अजाला हो भी सकता है? देखिए, ये मैं बहुत अरसे से ये बात करता रहा हूँ कि हम मुल्ज़िमों को मुजरिमों की तरह पेश करते हैं और इसमें सिर्फ नैब ही नहीं है, हमारे सियासी एक दूसरे के दो जो सियासी मुखालफीन हैं वो भी होते हैं। फिर मीडिया में इस तरह केस प्रेजेंट किया जाता है जैसे हम ही वकील हैं, हम ही प्रोसिक्यूटर हैं और हम ही जज हैं और हम जजमेंट भी दे देते हैं। मुझे हामिद सईद काज़वी साहब का केस याद है, जो रिलीजियस मिनिस्टर होते थे, हज स्कैंडल उस पर अल्टीमेटली क्या हुआ, वो भी बरी हो गए। अब उसमें दो चीज़ें होती हैं, या मुकदमा गलत था या मुकदमा गलत बनाया गया या मुकदमा गलत चलाया गया, लेकिन हर दो सूरतों में अल्टीमेट तो कोर्ट ने ही फैसला करना होता है, चाहे वो नैब ने गलत प्रेजेंट किया हो, प्रोसिक्यूटर्स गलत हों, केस गलत बनाया गया हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो शख्स बरी हुआ है वो उसके जो वो पीरियड है जिस पीरियड में हमने उनको इन खिताबात से नवाजा, और अभी मुझे नहीं पता कि ये केस और आगे अपील के मरहले में जा सकता है, हो सकता है कि नैब इसके खिलाफ अपील कर दे, आई डोंट नो। लेकिन सिर्फ इतना ये ज़रूर है कि हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि फिर अगर कोई मुल्ज़िम होता है तो उसे मुल्ज़िम ही की तरह ट्रीट करना चाहिए, मुजरिम की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। हम सज़ा सुनाने से पहले, अदालत सज़ा सुनाने से पहले हम खुद सज़ा सुना देते हैं, हम खुद डिक्लेयर कर देते हैं उसको, हम इस तरह का नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं, हम ये वो परसेप्शन बना देते हैं आदमी के बारे में तो कोर्ट को कुछ तो करने दें, कोई काम तो कोर्ट को भी करने दें। तो अल्टीमेटली उसमें होना तो ये चाहिए कि जितना आपने उसको चार्ज लगाया है, जितना स्ट्रॉन्ग एक्विजिशंस हैं, उसको नैब के ऊपर उतना ही फाइन होना चाहिए, उतना जिन्होंने प्रोसिक्यूटर पे वही फाइन होना चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि डिफेमेशन लॉ तो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो डिफेमेशन लॉ अगर इस मुल्क में स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आप स्ट्रॉन्गली जाके उसको अपने आप को उसमें क्लेम भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है कि केसेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से उसकी हाइप बनानी चाहिए और किस तरीके से केस को लड़ना चाहिए। ये जो कानूनी पहलू है ना, मज़हर साहब, ये बाबर सत्तार साहब के पास लेके चलते हैं। बाबर साहब, थोड़ा सा हमें इसके कानूनी नुक्ता नज़र और पस मंज़र से भी आगाह कीजिएगा। दूसरी बात, इतने साल गुजरने के बावजूद क्या वजह है कि नैब अपना केस उसके ऊपर सही तरह से उसको फॉलो नहीं कर पाता, सबूत नहीं ला पाता, और जो साख मुतासिर हो रही है जिस पर इल्ज़ाम लगता है वो तो अलग। देखिए, केस के अंदर क्या होगा कि बेचारे मोहम्मद बशीर साहब से भी नहीं हो पाया ये, कि वो भी कन्विक्ट नहीं कर सके, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कमजोर केस होगा। इसमें दो तीन बातें सामने आ रही हैं। हमें एक रविश नजर आई इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, और चाहिए राजा परवेज अशरफ साहब को कि डेफेमेशन का सूट फाइल करें अब इफ्तिखार चौधरी साहब के अगेंस्ट, क्योंकि वहां से ये सारी कहानी स्टार्ट हुई थी। ये केस वो मोटो में उठाया गया था, कहा गया था कि ये 14 रेंटल पावर्स हैं, इन्हें प्रोक्योरमेंट के अंदर पैसे खाए गए, इन्हें जो मोबिलाइजेशन एडवांस दिए गए वो ज्यादा थे, इन्होंने वक्त के ऊपर, और आपको याद होगा कि वो बड़ा एक्यूट पावर क्राइसिस था उसका, पता नहीं कितने कितने घंटे लोड शेडिंग होती थी, ज्यादा टाइम लोड शेडिंग होती थी, कम टाइम बिजली आती। उस माहौल में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुओ मोटो लिया, उन्होंने कहा पावर प्रोजेक्ट बंद करें, और उस वक्त से हम में से कुछ लोग कर रहे थे क्रिटिसाइज कि ये सुओ मोटो का जो रवाज है
आप एक तरफ अदालत लगाते हैं, दूसरी तरफ मीडिया में अदालत लगती है, आप लोगों को इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के बजाय आप उन्हें गिल्टी डिक्लेयर कर देते हैं, लोग टीवी के ऊपर बैठ के कहते हैं ये सारे चोर हैं। उसके बाद फिर फेयर ट्रायल पॉसिबल नहीं है जब आप अदालत में उस चीज को लेके जाते हैं। तो एक तो मीडिया के ट्रायल का इशू है, दूसरा इशू है कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आई हो तो कौन, बड़ा मुश्किल हो जाता है छोड़ना। ये भी मोहम्मद बशीर साहब ने हिम्मत की, क्योंकि अब वो उस वक्त के जज सारे रिटायर हो गए हैं गालिबन, तो इस वजह से उन्होंने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन काजमी साहब, जिस तरह मजहर साहब ने जिक्र किया, उन्हें तो जाके हाई कोर्ट से रिलीज नीचे उनकी भी कन्विक्शन हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्हें अरेस्ट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था रिस्पोंडेंट्स को अरेस्ट करें वरना नैब जिम्मेदार होगी। तो कल जो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कह रहे थे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, भाई बिल्कुल होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का आपका तरीका गलत है। आप पहले से डिटरमिन कर लेते हैं कि हमने किस बंदे को पनिश करना है, उसके खिलाफ अकॉर्डिंगली केस बनता है कि जी पनिश तो इसे करना ही करना है। हम बैठ के मीडिया पे उसका ट्रायल करते हैं, उसे चोर डाकू डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद यानी इन्वेस्टिगेशन तो बाद की बात है ना, आपने पहले से फैसला कर लिया, और फिर कन्विक्शन के साथ पनिशमेंट का ताल्लुक नहीं है। जो राजा परवेज अशरफ साहब ने जो कुछ अभी डील कर लिया, यही इनकी पनिशमेंट थी कि आप बेलें करवाते रहे, आप ताने सुने लोगों के, आप डिफेम हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि ना सिर्फ वो डिफेम हो गए, हमारा लीगल सिस्टम भी डिफेम हो गया आज। और शायद इसके ऊपर भट्टी साहब मजीद रोशनी डालें, लेकिन आज आधे लोग कहेंगे ये किस तरह का जस्टिस सिस्टम है जिसके अंदर राजा परवेज अशरफ जैसा बंदा कन्विक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कलेक्टिवली एक नेशनल ट्रायल चला के आधे लोगों के दिमागों में ये बात डाल दी है कि ये बंदा करप्ट था और इसे पनिश होना चाहिए था, इसे चौक पे लटकना चाहिए था। उसके बाद आपने उसे छोड़ दिया क्योंकि आपकी फाइल में कुछ नहीं है। सो ये पूरे का पूरा जस्टिस सिस्टम, हमारा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, और इसमें मजहर साहब ने तो कहा कि कुछ काम अदालत पे छोड़ देने चाहिए, अदालत को भी कुछ काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऊपर छोड़ने चाहिए। यहाँ पे ना सुओ मोटो हुआ होता, ना इस तरह के बॉन्डे केस पर। ठीक है जी, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।